बिहार विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण का रन बाकी है। इसको लेकर धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने की भरसक कोशिश में जुटे हुए हैं। एनडीए की ओर से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार में जी जान लगा दी है, तो वहीं महागठबंधन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी मौजूदा सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार में अब दूसरे चरण के लिए आगामी 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ एक दिन शेष बचा है, यानी 9 नवंबर को दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज इन्हीं सब मुद्दों पर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे चरण के चुनाव को लेकर अब बिहार में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही हमारे सहयोगी सोहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। उनके पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सोहन, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। इसमें 18 जिलों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सीट बचाने की है, तो वहीं महागठबंधन को वापसी का मौका तलाशना है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूनम, अब जो दूसरा चरण का रण है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब आप जब पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है, नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि दूसरे चरण में कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन किस तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। क्योंकि जो दूसरे चरण का चुनाव होना है, पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा जो इन सीटों पर जीत दर्ज करेगा। जो 122 सीटें हैं, जो ज़्यादातर सीटें जीतता हुआ नजर आएगा, उसके लिए जो है सत्ता तक पहुँचने का रास्ता आसान होता हुआ नजर आएगा। और आप यकीन मानिए, सीमांचल से लेकर के शाहबाद के इलाके तक सब समीकरणों पर नजरें लगातार बनी हुई हैं। हर गठबंधन की ओर से सारे समीकरणों को सेट करने की कोशिश भी की गई है। एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं सीमांचल, मगध, चंपारण और शाहबाद के इलाके के बारे में, तो सबसे पहले जो सीमांचल, मगध और शाहबाद का इलाका है, यहाँ पर 61 सीटें जो हैं इस इलाके में आती हैं और एनडीए के लिए यहाँ पर वापसी करने की चुनौती है। अब देखिए, अगर सीमांचल की बात सबसे पहले कर लेते हैं, 4 जिले यहाँ पर आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। इन 4 जिलों में 24 सीटें हैं। यहां पर अब आरजेडी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, कांग्रेस पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, महागठबंधन का गढ़ इसे माना जाता रहा है। लेकिन 2020 में असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर आरजेडी को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया था। इसलिए आरजेडी जो है किसी भी तरह की कोताही के मूड में नजर नहीं आ रही है। पिछली बार हालांकि जिन 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने सीमांचल में जीत दर्ज की थी, उनमें से 4 जो उनके विधायक थे वो बाद में आरजेडी में ही शामिल हो गए थे। अब महागठबंधन के इस गढ़ को भेदने के लिए एनडीए क्या कर रहा है, यह जानना यहां पर बेहद जरूरी है। दरअसल मुस्लिम यादव बहुल इस इलाके में जो है एनडीए की ओर से भी नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि सीमांचल के इस किले को किसी तरह से भेद दिया जाए। अगर इसमें कामयाब एनडीए खेमा रहता है तो फिर यह उनके लिए सोने पर सुहागे से कम नहीं होगा। क्योंकि जब हमारी टीम भी सीमांचल में पहुंची थी तो वहां पर विकास के मुद्दों के साथ साथ में जातीय समीकरण बहुत ज्यादा हावी होते हुए नजर आते हैं। लोग पहले से ही मन बनाए हुए नजर आते हैं कि उनका वोट जो है वो किस तरफ जाएगा। अब ऐसे में लगातार आप देख रहे होंगे, अमित शाह भी आज सीमांचल के दौरे पर रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्णिया में जब चुनावी सभा की थी तो वहां पर भी विकास कार्यों को गिनवाते हुए नजर आए थे, भविष्य को लेकर के बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आए थे। तो सीमांचल की ये 24 सीटें जो हैं वो अहम फैक्टर साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं मगध की। मगध में 5 जिले आते हैं। इन 5 जिलों में जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद जैसे 5 जिले यहाँ पर हैं। और ये जो 5 जिले हैं यहाँ पर बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर मैं मगध क्षेत्र की बात करूं तो अब देखिए, पिछली बार बीजेपी के लिए, एनडीए खेमे के लिए यहाँ पर जो प्रदर्शन उनका रहा था वो इतना जो है अच्छा नहीं रहा था और नुकसान उन्हें इन सीटों पर झेलना पड़ा था। अब बीजेपी उसकी काट करती भी जरूर नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के प्रमुख हैं, आपको याद होगा 2020 में तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। और अगर यहाँ की मैं बात करूँ, मगध और शाहबाद इलाके की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो कुशवाहा वोटर्स
वोटर्स हैं वो बेहद अहम फैक्टर निभाते हुए नजर आते हैं। तो कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है और इसी वजह से जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में उन्हें शामिल करना, राज्यसभा उन्हें भेजना, तो वो तमाम दांव चले जा रहे हैं जिसके जरिए शाहबाद और मगध के एरिया में जीत दर्ज की जा सके। आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी शाहबाद इलाके से ही कई जो बड़े चेहरे हैं उन्हें जो है जो राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है या फिर दूसरे जो बड़े जिम्मेदारियां हैं वो इस क्षेत्र से नेताओं को दी गई हैं। तो इस इलाके को अपने पाले में करने के लिए जो है लगातार कोशिश जो है एनडीए खेमे की ओर से की जा रही है। अब देखिए पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होना वो भी इसी ओर इशारा करता हुआ नजर आता है, क्योंकि शाहबाद और मगध का क्षेत्र ही नहीं बल्कि अगर आप सारण बेल्ट को भी ले लेंगे, सारण प्रमंडल को भी, तो इन इलाकों में जो पवन सिंह हैं वो बेहद पॉपुलर हैं और उनकी जो स्टार प्रचारक की छवि में वो नजर आते हैं, जिस तरह से वो युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं, तो उसका फायदा भी जो है एनडीए गठबंधन को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासकर शाहबाद जो इलाका है वहां पर इसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर कमी किस चीज की है वो भी समझना बेहद जरूरी होता है। दरअसल अगर आप शाहबाद जैसे इलाके की बात करेंगे या फिर मगध जैसे इलाके की बात करेंगे तो यहां पर जो कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता है। अब आप देखिए बीजेपी यहां पर सहयोगियों के भरोसे नजर आती है। अब क्या वो सहयोगी एनडीए खेमे के नया पार लगा पाएंगे? और यही हाल जो है आरजेडी का भी नजर आता है। महागठबंधन में आरजेडी भी दूसरी पार्टियों के भरोसे में नजर आती है। कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा जनाधार यहां पर नजर नहीं आता है। इसी तरह से हम पार्टी की बात हो गई या फिर वीआईपी की बात हो गई एनडीए खेमे से, हम पार्टी और वीआईपी महागठबंधन खेमे से तो इतने प्रभावशाली नजर नहीं आती। तो सहयोगियों पर यहां पर जो है दोनों गठबंधनों के बहुत कुछ निर्भर करता हुआ नजर आता है।